Hello everyone, welcome back to my channel Literary Academia. Today we are going to read the essay Dream Children, A Reverie by Charles Lamb. Before that, I would like to discuss few facts regarding the life of Charles Lamb as we always do. He was born on 10th February 1775 इनर टेम्पल लंदन। तो ये लंदन में पैदा हुए हैं इनर टेम्पल में। अब ये कोई टेम्पल नहीं है जो हमारे यहाँ यूजुअली होता है मंदिर, तो आप लोग इसको मंदिर से कंफ्यूज मत होइएगा। इनर टेम्पल वाज अ प्लेस, ये एक प्लेस था लंदन में जहाँ पे 10 फरवरी को 1775 में इनका जन्म हुआ था। डाइड ऑन दिसंबर 28 1834, ये 1834 में इनकी डेथ हो रही है लंदन में। ओके, और डेथ का जो रीजन था एरिसिपिलिस था। एरिसिपिलिस क्या होता है? एक स्किन डिजीज होती है, उससे इनकी डेथ हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है कि मतलब क्या रीजन था इनके डेथ का। ठीक है, नाउ चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर एसेज ऑफ एलिया। ठीक है, ये इनका एक कलेक्शन ऑफ एसे था, एसेज ऑफ एलिया। ये 2 बार आया था, एसेज ऑफ एलिया एंड लास्ट एसेज ऑफ एलिया। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप इसका पब्लिकेशन डेट कमेंट करेंगे कि क्या था। एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को ऑथर था, ये अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ मिलकर लिखे थे। ठीक है, लेकिन जो एसेज ऑफ एलिया था ये प्योर इनका वर्क था। ठीक है, ये कोलैबोरेशन में नहीं था, कोलैबोरेशन में सिर्फ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर था। ईवी लूकस, ये एलटी ग्रेड वाले बहुत अच्छे से इस नाम से फैमिलियर हैं। ठीक है, और हु वाज लैम्ब्स प्रिंसिपल बायोग्राफर, ये बायोग्राफर थे। जो ईवी लूकस थे, चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी लिखे थे। ईवी लूकस कहते हैं चार्ल्स लैम्ब को द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकिपीडिया के फर्स्ट पेज पे ये फैक्ट्स दिया हुआ है, और ये कहा जाता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप एक बार उसको जरूर विकिपीडिया से देख लीजिए, और जो फर्स्ट पेज पे, जो फर्स्ट स्क्रीन पे आती है, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एस.टी. कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड विलियम हैजलिट। ठीक है, एस.टी. कोलरिज से तो वो बोर्डिंग हाउस में उन साथ में पढ़े थे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी फ्रेंडशिप थी, विलियम हैजलिट के साथ थी इनकी फ्रेंडशिप। चार्ल्स लैम्ब बिगैन यूजिंग द स्यूडोनिम एलिया। एलिया नाम से लिखते थे, स्यूडोनिम, पेन नेम। ठीक है, जो लोग पहले, अगर मान लीजिए आप ही लोग हैं, आप लोग कुछ लिख रहे हैं एंड यू पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर राइटिंग, हाउ इट विल गोस इन द पब्लिक, कि पब्लिक उसको पसंद करेगी कि नहीं करेगी, इस नाम से हम कोई स्यूडो नाम, अपना रियल आइडेंटिटी छुपा के लिखते हैं। तो वही स्यूडोनिम ये इन्होंने यूज किया था, एलिया, इन द लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन, इसके फाउंडर भी चार्ल्स लैम्ब थे, और उसी में जब इनके एसेज आने शुरू हुए तो वो एलिया नाम से आते थे, और इसीलिए होता कलेक्शन का नाम है एसेज ऑफ एलिया। ठीक, द रेवरी इन द टाइटल मीन्स वेकिंग ड्रीम और इमेजिनेशन। ये जो हमारा टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी, तो उसमें जो रेवरी का मतलब होता है वेकिंग ड्रीम। जब आप जगह जगह सपने देख रहे हैं, यानी कि इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड, यू आर डूइंग जस्ट एन इमेजिनेशन, सो दैट इज रेवरी। The essay Dream Children was published in 1822 and was included in the essays of Elia. तो ये पब्लिकेशन डेट इंपॉर्टेंट है, 1822 में आता है, किसमें? एसेज ऑफ एलिया में पब्लिश होता है, इंक्लूड किया जाता है बाद में। इट इज पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्ल्स लैम्ब इज नोन फॉर राइटिंग पर्सनल एसेज। पर्सनल एंड इम्पर्सनल 2 तरह के एसेज होते हैं। तो जो चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज थे वो पर्सनल थे, इनकी खुद की लाइफ से इंस्पायर्ड थे, और ये ओपनली, मतलब ये ऐसा भी नहीं था कि इनडायरेक्ट हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो पर्सनल थे, डायरेक्टली पर्सनल थे। उनके सारे कैरेक्टर, सारे अपनी लाइफ के बारे में ये लिखते हैं। मेनली 4 कैरेक्टर्स आर देयर। ये जो एसे है इसमें देखा जाए तो मुख्य रूप से एक तो नैरेटर है जो कि पूरी कहानी नैरेट कर रहे हैं, जो कि लैम्ब हिमसेल्फ है ना। फिर जॉन और एलिस, 2 नाम और आया है, जो कि इनके ड्रीम चिल्ड्रन है, ये सपने देख रहे हैं, उस सपने में ये कैरेक्टर सोच रहे हैं। ठीक है, और फिर चार्ल्स लैम्ब, जॉन लैम्ब। जॉन लैम्ब कौन थे? चार्ल्स लैम्ब के बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर। तो ये मुख्य रूप से 4 कैरेक्टर्स तो आए ही आए हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट the extra facts regarding the essay and the writer. Now we will move to the text and we'll see the line by line explanation. Children love to listen to stories about their elders when they were children. Okay? तो जो बच्चे होते हैं
ये चार्ल्स लैम्ब कह रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है अबाउट देयर एल्डर्स, अपने एल्डर्स के बारे में। When they were children, जब वो चिल्ड्रन थे, कौन यहाँ पे दे कौन है, उनके एल्डर्स, कि जब उनके एल्डर्स जब बच्चे थे, और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों उनको स्टोरी सुनना पसंद है अपने एल्डर्स के बारे में, टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेशन लेके जाना चाहते हैं कहाँ तक, टू द कॉन्सेप्शन, उस कॉन्सेप्ट तक, ऑफ अ ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल और ग्रैंड डेम, कि जो पुराने जमाने के जो ट्रेडिशनरी मतलब जो पुराने जमाने में जो ग्रेट अंकल या ग्रेट आंट होती थी, वो लोग कैसे होते थे, वो लोग क्या करते थे अपने बचपने में, ठीक है। तो ये जानने के लिए वो क्या करते थे, स्टोरी सुनना उन्हें पसंद होता है, ठीक है। whom they never saw, और उन ग्रैंड पेरेंट्स को उन्होंने कभी देखा नहीं होता है, बट उनके बारे में जानने के लिए दे आर ऑलवेज क्यूरियस। इट वॉज इन दिस स्पिरिट, और इसी डिजायर के साथ, इसी इच्छा के साथ, माई लिटिल वंस, मेरे बच्चे छोटे छोटे, क्रेप्ट अबाउट मी, क्रेप्ट मतलब तो होता है रेंगना, तो इनके बच्चे कैसे आए, रेंग के नहीं आए होंगे, वो धीरे धीरे चल के इनके पास आते हैं। द अदर इवनिंग टू हियर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, किसके बारे में सुनने के लिए, एक शाम को इनके बच्चे इनके पास आते हैं चार्ल्स लैम्ब के चार्ल्स लैम्ब के पास, और कहते हैं कि हमें अपने ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बताइए, जिनका नाम था फील्ड। अब ग्रैंड मदर तो इनकी ये ग्रेट ग्रैंड मदर क्या हुई, परदादी, यानी कि चार्ल्स लैम्ब की दादी और उनके बच्चों की परदादी, उनका नाम क्या था, फील्ड, हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, वो कहाँ रहती थी, नॉरफॉक में के एक बड़े से घर में रहती थी। अब नॉरफॉक के बारे में बताया जा रहा है, उस घर के बारे में, 100 times बिगर दैन इन विच दे एंड पापा लिव्ड, वो घर जो था नॉरफॉक में वो कैसा था, 100 गुना ज्यादा बड़ा था, किस घर के कंपैरिजन में, जहां पे चार्ल्स लैम्ब और उनके बच्चे रह रहे हैं, पापा मतलब चार्ल्स लैम्ब और उनके बच्चे, विच हैड बीन द सीन, हालांकि वो एक साइट और इंसिडेंट, सीन का मतलब यहाँ पे है कि एक नॉरफॉक एक ऐसा सीन है, एक ऐसा दृश्य वहां पे हुआ था, ट्रेजिक दृश्य हुआ था वहां पे, वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था वहां पे। फिर यहाँ पे एक डैश देके मतलब थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे थोड़ा कटा हुआ यहाँ से दिखेगा, ये मैंने पीडीएफ में सेटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आप लोग कहीं और पढ़ रहे होंगे तो इसको करेक्ट कर लेंगे। दैट सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड, हालांकि कम से कम इतना बिलीव किया जाता था, ये माना जाता था, पार्ट ऑफ द कंट्री जो उनका जो क्षेत्र है नॉरफॉक के लोग ये मानते थे कि यहाँ पे एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पे, नॉरफॉक में। फिर ये ऊपर की लाइन जुड़ रही है, यहाँ पे देखिए डैश फिर है, ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट विच दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर विद फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वुड, ठीक है। तो एक ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट, वो ट्रेजिक इंसिडेंट का इस साइट था, ये जो नॉरफॉक था वो साइट था, which they had lately मतलब होता है रिसेंटली, अभी हाल फिलहाल में, तो इस इंसिडेंट के बारे में दे हैव लेटली बिकम फैमिलियर, वो लोग रिसेंट में ही उन्हें पता चला है, विद फ्रॉम, कहाँ से, द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वुड, ये एक बैलेड है, चिल्ड्रन ऑफ द वुड। बैलेड क्या होता है, बैलेड स्टोरी होती है, नैरेटिव स्टोरी, जिसमें एक कहानी होती है, साथ साथ उसमें म्यूजिक होता है, जैसे कि आप गांव में देख रहे होंगे कि औरतें गीत गाती हैं और डांस करती हैं और उसमें एक स्टोरी होती है, वो बैलेड होता है, लिरिकल होगा प्लस उसमें एक स्टोरी होगी, है ना। तो वैसा ही एक बैलेड है, चिल्ड्रन इन द वुड। इसी बैलेड को पढ़ के इनको इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में अब ये भी पता चला है, ठीक है। सॉरी, सर्टेन इट इज दैट, और ये निश्चित है कि द होल स्टोरी, जो पूरी स्टोरी है, ऑफ द चिल्ड्रन की, यही चिल्ड्रन इन द वुड की बात हो रही है, कि ये जो पूरी स्टोरी है चिल्ड्रन की, एंड देयर क्रूअल अंकल, और उनके एक निर्दयी अंकल चाचा, वॉज टू बी सीन, देखा जा सकता था, फेयरली, बहुत अच्छे तरीके से, काब, उकेरा गया था, आउट इन वुड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल। ये जो पूरी स्टोरी है चिल्ड्रन की, उनके क्रूएल अंकल की, ये एक लकड़ी पे बनी हुई थी, नक्काशी करना कहते हैं कार्व्ड मतलब, ठीक है। कहाँ पे, एक चिमनी पे, चिमनी के ऊपर बनी हुई थी, ग्रेट हॉल में, एक बड़े से ग्रेट हॉल में, बड़े से हॉल में क्या था, चिमनी बनी थी, और उस चिमनी, वो चिमनी लकड़ी की थी, और उस पे ये स्टोरी
कार्व की गई थी, नक्काशी की गई थी। आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा आइटम होगा जो जिसपे कार्व किया गया होगा। द होल स्टोरी डाउन टू रॉबिन रेडब्रेस्ट। अब पूरी स्टोरी कहाँ तक, रॉबिन रेडब्रेस्ट तक की कहानी उस पर बनाई गई थी। अब रॉबिन रेडब्रेस्ट क्या थे, ये बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स। एक्चुअली स्टोरी ये है कि जो चिल्ड्रन इन द वुड है, जो बैलेड है, उसमें जो चिल्ड्रन थे, इनके पेरेंट्स मतलब इनके जो फादर थे, उन्होंने इनको घर से किसी कारणवश निकाल दिया था। उन्होंने इनको अंकल को दे दिया इनके कि ले जाओ, इन्हें मार दो या जो भी कर दो। इनके अंकल ले जाके उनको जंगल में छोड़ दिए, और जंगल में बाद में डेकोइट्स ये लोग मिलते हैं। अल्टीमेटली इन बच्चों की डेथ हो जाती है जंगल में, ठीक है, वही वुड डेथ हो जाती है, और इनकी जो डेड बॉडी है वो ओपन पड़ी रहती है। तो जो रॉबिन रेडब्रेस्ट जो बर्ड्स होती हैं, ये जंगल के पत्तों को कलेक्ट कर करके इनके डेड बॉडी को क्या करते हैं, ढकते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, चिल्ड्रन के पेरेंट्स से, चिल्ड्रन कैसे जंगल में सफर कर रहे हैं, कैसे उनकी डेथ कर रही है, और स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेडब्रेस्ट। और जो रॉबिन रेडब्रेस्ट हैं वहां तक कहानी चल रही है कि कैसे वो लोग उनके डेड बॉडी को कवर कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टिल, और ये कब तक चिमनी पे ये कार्व्ड रहा, ठीक है, कब तक ये स्टोरी बनी रही, टिल, तब तक अ फुलिश रिच पर्सन, जब तक कि एक बेवकूफ अमीर इंसान पुल इट डाउन, इसको हटा नहीं दिया। क्यों हटाया, टू सेट अप अ मार्बल वन, वहां पे उसने एक मार्बल की चिमनी लगा दी, ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इन इट्स स्टेट, जो कि एक मॉडर्न इन्वेंशन उस समय चल रहा था, चिमनी लग रही थी मार्बल की। तो कोई एक रिच अमीर व्यक्ति आया और उसने जो लकड़ी वाली चिमनी थी उसको हटा के वहां पे मार्बल की चिमनी सेट कर दी, विद नो स्टोरी अपॉन इट। और अब इस मार्बल वाली चिमनी पे कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। हियर एलिस पुट आउट वन ऑफ हर डियर मदर्स लुक्स, यहाँ पे जो एलिस के चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जो उसकी मदर का था, मतलब उसकी मदर भी ऐसा ही एक्सप्रेशन देती थी जैसा कि अभी अभी एलिस ने एक्सप्रेशन दिया है। टू टेंडर, इतनी इतनी प्यारी उसकी एक्सप्रेशन था, मतलब इतना प्यारी वो लग रही थी कि क्या था, टू बी कॉल्ड अप ब्रेडिंग, कि उसको मैं डांट भी नहीं सकता था, वो इतना प्यारा फेस बना रही थी। देन आई वेंट ऑन टू से, तब मैं बताते चला गया, हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज। फील्ड की बात, वो फील्ड की कहानी सुनने आए हैं और ये फील्ड के बारे में बता रहे हैं। मैं उन्हें बताते चला गया कितनी रिलीजियस एंड कितनी अच्छी थी उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, ठीक है, मतलब बहुत रिलीजियस थी और बहुत गुड हार्टेड बेनिवोलेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी शी वाज। हाउ बिलीवर्ड, कितनी प्यारी एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, हर इंसान फील्ड को लव करता था और रिस्पेक्ट करता था। दो शी वॉज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, हालांकि ये जो बड़ा सा घर था उसकी मिस्ट्रेस नहीं थी वो, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, उनको बस इसका चार्ज दिया गया था देख रेख करने के लिए। एंड येट इन सम रेस्पेक्ट्स, हालांकि कुछ मामलों में शी माइट बी सेड, वो कही जा सकती थी, टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू, कुछ मामलों में आप इस घर की मिस्ट्रेस भी उनको कह सकते थे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था, उनको चार्ज दिया गया था इस घर का। कमिटेड टू हर, उनको दिया गया था बाय द ओनर, ओनर ने उनको ये घर दे दिया था, कमिट कर दिया था। हु प्रीफर्ड, अब यहाँ पे हु कौन है, हु है ओनर, ठीक है। हु प्रेफर्ड, जो प्रेफर करता था लिविंग इन अ न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंशन, उसको ये पुराना घर नॉर्फॉक में जिसमें फील्ड रहती थी उसको अच्छा नहीं लगता था, वो नए और फैशनेबल बंगलो मैंशन में रहता था, which he had purchased somewhere in the adjoining country, adjoining मतलब पास के ही किसी कंट्री में, काउंटी में, सॉरी, वो क्या उसने खरीदा था कोई नया फैशनेबल मैंशन। बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन अ मैनर, लेकिन फिर भी जो फील्ड थी, शी मतलब फील्ड, वो इसमें रहती थी इन मैनर, इस तरीके से, एज इफ मानो इट हैड बीन हर ओन, जैसे मानो ये उनका खुद का घर हो, काफी टाइम से रह रही थी और उसकी देखभाल भी कर रही थी। तो शी यूज्ड टू फील लाइक मिस्ट्रेस ऑफ दिस हाउस एंड केप्ट अप द डिग्निटी ऑफ द ग्रेट हाउस, और वो इस बड़े से घर की डिग्निटी को मेंटेन रखती थी, ठीक है। इन अ शॉर्ट वाइल शी लिव्ड, जब तक कि वो जिंदा रही तब तक उस घर की जो डिग्निटी थी उसको मेंटेन रखती थी। Which afterward came to decay, हालांकि बाद में जो ये घर था वो डीके हो गया, बर्बाद हो गया।
एंड वॉज नियरली पुल डाउन, और इसको पुल डाउन मतलब गिरा दिया गया था। एंड ऑल इट्स ऑर्नामेंट्स स्ट्रिप्ड, और इसमें जितने भी ऑर्नामेंट्स थे यानी कि सजावट की जो जितनी भी सामग्री थी उसको हटा दिया गया। एंड कैरिड, और लेके जाया गया अवे, बहुत दूर, कहाँ पे, टू द ओनर्स अदर हाउस, जहाँ पे इस घर का ओनर फैशनेबल मैंशन में रहता था, उस मैंशन में लेके चला गया लोग, क्या, जितने भी ऑर्नामेंट्स थे यानी कि नए घर में पुराने सामान, वेयर दे वर सेट अप, जहाँ पे इनको सेट कर दिया गया था। एंड लुक्ड एज ऑकवर्ड, तो इसलिए ये ऑकवर्ड लगते थे। एज इफ, मानो, someone was to carry away, मानो कोई कैरी कर रहा हो क्या, the old tombs, पुराने टूम्स को, they had seen lately at the abbey, जो कि रिसेंटली किसी ने किसी एबे में देखा हो, उसको आप लेके चले गए किसी नए जगह में, ठीक है। एंड स्टिक देम, और उनको आपने लगा दिया हो, इन लेडीज सी टॉड्राई गिल्ट, टॉड्राई गिल्ट मतलब मॉडर्न आर्टिफिशियल ड्राइंग रूम में। तो ये जो लेडी सी थी, ये उनके ड्राइंग रूम में, मानो ये जो टॉड्राई गिल्ट मतलब कोई मॉडर्न तरीके का एकदम शो ऑफ करने वाला, ड्राइंग रूम में ले जाके आप पुरानी चीजों को लगा दीजिए, तो ये ऑकवर्ड लगेगा ही। हियर जॉन स्माइल, यहाँ पे जॉन थोड़ा सा स्माइल किया, एज मच टू से, जैसे वो कहना चाहता हो, टू से, यहाँ पे फिर आप लोगों को थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप कहीं तो टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे एंड आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। एज मच एज टू से, जैसे वो कहना चाहता हो, दैट वुड बी फुलिश इंडीड, कि कितना बेवकूफी वाला ये काम था कि आप किसी नए जगह में पुराने सामान को ले जाके रख रहे हैं, है ना, कि कहना चाहता था, ऐसा लैम को लगा। एंड देन आई टोल्ड, और तब मैंने बताया, हाउ व्हेन शी केम टू डाई, जब उनकी डेथ हो गई, किनकी, फील्ड की, हर फ्यूनरल वॉज अटेंडेड बाई अ कॉन्कोर्स ऑफ ऑल द पुअर एंड सम ऑफ द जेंट्री टू। तो जब उनकी डेथ हो गई तो हर फ्यूनरल, उनका फ्यूनरल अटेंड किया गया था, किनके द्वारा, बाय अ कॉन्कोर्स मतलब होता है भीड़, मॉब, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो एक बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े नंबर में पुअर लोग आए थे, गरीब भी आए थे, एंड सम ऑफ द जेंट्री, और कुछ रिच लोग भी आए थे, यानी कि वो इतनी फेमस थी कि गरीब से लेके अमीर सब उनके फ्यूनरल में आए थे। ऑफ द नेबरहुड फॉर मेनी माइल्स राउंड, बगल के भी लोग आए थे और बहुत दूर से भी आए थे। टू शो देयर रेस्पेक्ट, अपना रेस्पेक्ट शो करने के लिए, फॉर हर मेमोरी, उनकी याद में, बिकॉज, क्योंकि, शी हैड बीन सच अ गुड एंड रिलीजियस वुमन, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और रिलीजियस वुमन थी। सो गुड इंडीड, वास्तव में बहुत अच्छी, कि शी न्यू ऑल द सॉल्ट्री बाई हार्ट, सॉल्ट्री मतलब भजन, वो इतनी अच्छी थी, इतनी रिलीजियस थी कि उनको सारे भजन बाय हार्ट याद थे। एंड अ ग्रेट पार्ट ऑफ टेस्टामेंट बिसाइड, और टेस्टामेंट के अलावा भी बहुत कुछ उनको याद था। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स, यहाँ पे जो छोटी एलिस थी उसने अपने हाथ थोड़े फैलाए। देन आई टोल्ड, तब मैं बताता चला गया, मैं बता ही रहा था, बीच बीच में लैम्प बच्चों के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि वो कैसे क्या क्या फील कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, व्हाइल आई एम नरेटिंग द स्टोरी। व्हेन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट एंड डायरेक्ट ग्रेसफुल वुमन देयर ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड वंस वॉर। देखिए ये जो अपराइट वर्ड है यही आपके टेक्स्ट में था, ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, ये जो हाईलाइट है ब्रैकेट में, ये मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए समझने में। देन आई टोल्ड, तब मैंने बताया, व्हाट अ टॉल, कितनी लंबी, अपराइट मतलब होता है ऑनेस्ट, स्ट्रेट, डायरेक्ट, ग्रेसफुल, बड़ी ही ग्रेसफुल पर्सन थी, देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वंस वॉज, कि वो कितनी ग्रेसफुल, ऑनेस्ट, लंबी पर्सनालिटी की थी, ठीक है। एंड हाउ इन हर यूथ, और कैसे वो अपनी यूथ में, शी वॉज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, और अपने यूथ में उनको बेस्ट डांसर के तौर पर रिस्पेक्ट मिलती थी। Here Alice little right foot played an involuntary movement. अब यहाँ पे जो एलिस थी वो ये बात, डांसर की बात सुनते ही जो एलिस थी उसका जो राइट फुट था, ठीक है, वो अपने आप थोड़ा सा मूव करने लगा। ऐसा होता है कि जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हम ना चाहते हुए भी हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं। तो एलिस वॉज बिहेविंग इन द सेम मैनर एंड इट्स नेचुरल टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव, जब तक कि मैं उसको देख के सीरियस नहीं हो गया, है ना। पूरा चार्ल्स लैम्ब इमेज क्रिएट करवा रहे हैं, आप क्रिएट करिए, कनेक्ट करिए, बहुत इंजॉय करेंगे आप लिटरेचर को इस तरीके से।
इट डेजिस्टेड मतलब होता है स्टॉप। तो जैसे ही लैम ने बहुत सीरियस होकर उसको देखा, शी स्टॉप डूइंग दैट, उसने मूव करना बंद कर दिया। अगेन लैम इज कनेक्टिंग हिज नैरेटिव, अपनी कहानी को फिर वो कनेक्ट कर रहे हैं। द बेस्ट डांसर, मैंने कहा कि सब बेस्ट डांसर थी वो। आई वॉज सेइंग, मैं कह रहा था, इन द काउंटी, पूरे काउंटी में, टिल अ क्रूअल डिजीज, यहाँ पे क्रूअल डिजीज है, आप लोग, मैं बता दे रही हूँ, क्रूअल डिजीज, जब तक कि एक क्रूअल डिजीज कॉल्ड कैंसर, जिसको कैंसर कहा जाता है, उनको हो गया, तब तक वो ऐसी ही थी। एंड बोर्ड हर डाउन विद पेन, और दर्द में उनको उसने कमजोर कर दिया। बट लेकिन इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, लेकिन उनकी जो अच्छी सोल थी, जो अच्छे इंटेंशन, डिजायर, जो उनकी अच्छी आत्मा थी, उसको किसी ने नहीं गिरा पाया। ये कैंसर भी उनके स्पिरिट को नहीं हिला पाया। और मेक देम स्टूप, स्टूप मतलब होता है झुकाना, और ना ही उनके स्पिरिट को कोई झुका पाया। बट दे वर स्टिल अपराइट, जो उनके स्पिरिट्स थे, जो उनके अच्छा नेचर था, वो अभी भी ऑनेस्ट स्ट्रेट था। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज सो गुड एंड रिलीजियस, क्योंकि वो बहुत अच्छी और रिलीजियस थी। आप देखेंगे इस पॉइंट पे बार बार इन्फेसिस कर रहे हैं चार्ल्स लैम। एंड हाउ शी बिलीव्ड, और कैसे वो मानती थी कि एन अपैरिशन ऑफ टू इन्फेंट्स was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept. अब बच्चों के डरने की बारी आ चुकी है कि अब लैम कहते हैं कि हाउ शी बिलीव्ड, कि जो फील्ड थी, उनका मानना था कि एन अपैरिशन ऑफ टू इन्फेंट्स, छोटे छोटे बच्चों के दो भूत, was to be seen, apparition मतलब भूत, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, was seen देखा जाता था, वो देखती थी, at midnight रात के मिडनाइट में, ग्लाइडिंग अप जो ऊपर जाते थे, एंड डाउन और नीचे आते थे। कहाँ पे? द ग्रेट स्टेयर केस, सीढ़ी के पास, जीने के पास, नियर वेयर शी स्लेप्ट, जहाँ पे वो सोती थी। तो फुल स्टोरी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, बस बच्चे अब वहां से उठ के कहीं जाएंगे नहीं। बट शी सेड, लेकिन वो ये भी कहती थी, दोज इनोसेंट वुड डू हर नो हार्म, वो कहती थी, वो अपैरिशन को क्या कहती थी? इनोसेंस कहती थी ये मासूम से भूत कोई हार्म नहीं करते, है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज्ड टू बी, तब चार्ल्स लैम छोटे थे और वो कह रहे हैं कि मैं डर जाया करता था, मैं बहुत ज्यादा डरता था। दो इन दोज डेज, हालांकि उन दिनों, आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, मेरी मेड जो थी, जो मेरी आया थी, जो मेरी देखभाल करती थी, वो मेरे साथ ही सोती थी, फिर भी मैं डरता था। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज नेवर हाफ सो गुड, क्यों और रिलीजियस एज शी इज, क्योंकि मैं इसलिए डरता था क्योंकि मैं उनके इतना या उनके इतना उनसे आधा भी अच्छा या रिलीजियस में नहीं था। वो रिलीजियस थी, अच्छी थी, इसलिए भूत उनका कुछ नहीं करते थे, ऐसा चार्ल्स लैम मैसेज देना चाहते हैं। एंड येट, फिर भी, आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स, इट्स अ ह्यूमरस सेंटेंस, कि ये कह रहे हैं कि मैं रिलीजियस नहीं था, अच्छा नहीं था, फिर भी मैंने उन भूत को नहीं देखा। एंड माई ग्रैंड मदर वॉज रिलीजियस एंड गुड, फिर भी उनको ये अपैरिशन दिखते थे। हियर जॉन एक्सपेंडेड ऑल हिज आईब्रोज, यहाँ पे जो जॉन थे, वो जॉन था उनका जो बेटा, वो उसने अपने आईब्रोज को उठाया। मैंने बोला था ना कि अब बच्चों का रिएक्शन आएगा, तो ये रिएक्ट करने लगा। एंड ट्राई टू लुक करेजियस, और जॉन यहाँ पे कोशिश करता है कि ये दिखाने के लिए कि नहीं, मैं बहुत करेजियस हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। तो इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, और इसका एक मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, उसमें हम इस एसे को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।